welcome to Chem Optimize. I hope all of you are doing well. So आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फिज़िकल का एक नया टॉपिक जो कि है केमिकल काइनेटिक्स. ये टॉपिक बीएससी का थर्ड सेमेस्टर मेजर और पास दोनों में है और ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस. सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ केमिकल काइनेटिक्स. सो काइनेटिक्स बोलने से हम लोग को क्या समझ में आता है? हम लोग ने फिज़िक्स में पढ़ा है अबाउट काइनेटिक्स. काइनेटिक्स इज़ रिलेटेड टू मोशन. ये हम लोग सबको पता है. सो मोशन का जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम लोग काइनेटिक्स से डिफ़ाइन करते हैं, लाइक स्पीड, वेलोसिटी एंड ऑल. ये सब हम लोग बोलते हैं काइनेटिक्स. तो केमिकल काइनेटिक्स का मतलब क्या है? केमिकल काइनेटिक्स का मतलब होता है, केमिकल का मतलब हम लोग समझ रहे हैं, इट इज़ रिलेटेड टू केमिकल रिएक्शन एंड काइनेटिक्स मीन्स यहाँ पे रेट इम्प्लाई कर रहा है. सो केमिकल रिएक्शन का जो सब रेट होता है उसका जो स्टडी होता है उसको बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स. तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इसका जो स्टडी होता है दैट इज़ केमिकल काइनेटिक्स. सो केमिकल काइनेटिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो रिएक्शन रेट्स से डील करता है और ये फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिएक्शन रेट्स, कौन कौन सा फैक्टर्स कैसे अफेक्ट करता है इस रेट को, और मैकेनिज़्म ऑफ द रिएक्शन कैसे डिपेंड करता है रेट के ऊपर, ये सब लेके डील करता है केमिकल काइनेटिक्स. So we can say the branch of chemistry which deals with the rates of chemical reactions, the factors affecting the rate and the mechanism by which the reaction proceeds is known as chemical kinetics. So एक रिएक्शन का रेट कैसे प्रोसीड करेगा, उसका रेट कैसे डिपेंड करेगा, किस किस फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा, और मैकेनिज़्म जो रिएक्शन का होगा वो रेट के ऊपर कैसे डिपेंड करेगा, सब डिफाइन करता है केमिकल काइनेटिक्स. सो हम लोग अगर बोलें कि एक रिएक्शन है, मान लीजिए R2P, यहाँ पे R है रिएक्टेंट और P है प्रोडक्ट. तो समय के साथ क्या होगा, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कमता जाएगा और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन विथ टाइम बढ़ता जाएगा. सो हम लोग इस रिएक्शन का स्पीड कैसे डिफाइन कर सकते हैं? जैसे हम लोग अगर एक मूविंग कार हो या फिर एक कोई मूविंग बॉडी हो, वो पर यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो हम लोग स्पीड या फिर वेलोसिटी डिफाइन करते हैं. लाइक स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम. वैसे ही हम लोग रिएक्शन में काइनेटिक्स कैसे डिफाइन करेंगे, पर यूनिट टाइम में रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कितना घट रहा है या फिर प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कितना बढ़ रहा है, उसके हिसाब से हम लोग रेट डिफाइन करते हैं. सो हाउ वी कैन डिफाइन द रेट? रेट ऑफ रिएक्शन equals to decrease in concentration of reactant per unit time. और इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं increase in concentration of product per unit time. क्योंकि एक रिएक्शन जब प्रोग्रेस करता है तब रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता जाता है और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन साइमल्टेनियसली इंक्रीज होता जाता है.
इसलिए हम लोग रेट ऐसे डिफाइन करते हैं कि पर यूनिट टाइम में रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कितना घटा है, डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम, दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन। या फिर हम लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि पर यूनिट टाइम में प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कितना बढ़ा है, सो इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। सो वी कैन से rate of a reaction is the change in the concentration of any one of the reactants or products per unit time। या तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा पर यूनिट टाइम, इसको रेट बोलेंगे, या फिर सेम ही बात होगा अगर हम लोग बोले कि प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है पर यूनिट टाइम, दिस इज ऑल्सो द रेट ऑफ ए रिएक्शन। सो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं फॉर द रिएक्शन R to P, जहाँ पे R है रिएक्टेंट और P है प्रोडक्ट, सो रेट इक्वल्स टू माइनस ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय चेंज इन टाइम इक्वल्स टू प्लस ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय चेंज इन टाइम। सो जो हम लोगों ने पहले लिखा है रेट ऑफ द रिएक्शन इज डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सो वो डिक्रीज को ही हम लोगों ने लिखा है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, और उसको ऐसे भी लिख सकते हैं इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। यहाँ पे हम लोगों ने रिएक्टेंट का एक्सप्रेशन जब लिखा है तब इसके आगे माइनस लिखा है, और जब प्रोडक्ट का एक्सप्रेशन लिखा है उसके आगे प्लस लिखा है। ऐसा क्यों? क्योंकि रेट जो है, रेट एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो क्या होगा, ये जो डेल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर, जो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर है, वो क्या होगा, दिस डिक्रीजेज विथ टाइम, टाइम के साथ वो डिक्रीज होता जाता है, इसलिए क्या होगा, ये एक निगेटिव क्वांटिटी होगा। सो इस निगेटिव क्वांटिटी को पॉजिटिव करने के लिए हम लोग उसके आगे एक माइनस साइन लगा देते हैं। और चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जो है, दिस इंक्रीजेज विथ टाइम, सो ये इंक्रीज करता है टाइम के साथ, इसलिए ये हमेशा क्या होगा, एक पॉजिटिव क्वांटिटी। इसलिए क्योंकि रेट भी पॉजिटिव है और ये चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट भी पॉजिटिव है, इसलिए इसके आगे पॉजिटिव साइन लगाया गया है। लेकिन चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ टाइम नेगेटिव क्वांटिटी होता है, इसलिए इसको पॉजिटिव क्वांटिटी बनाने के लिए, क्योंकि रेट एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, इसलिए हम लोग इसके आगे एक माइनस साइन लगाते हैं। सो फॉर अ जनरल रिएक्शन, कोई भी अगर एक जनरल रिएक्शन अगर हुआ ऑफ द टाइप ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी, यहाँ पे कैपिटल ए और कैपिटल बी हम लोग का रिएक्टेंट है और कैपिटल सी कैपिटल डी हम लोग का प्रोडक्ट है, और स्मॉल ए स्मॉल बी स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है रिएक्टेंट्स का, और स्मॉल सी और स्मॉल डी है स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट प्रोडक्ट्स का। ऐसे अगर कोई एक जनरल रिएक्शन हुआ तब हम लोग लिखते हैं रेट ऑफ द रिएक्शन इक्वल्स टू -1/a चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बाय चेंज इन टाइम, इसको dA/dt लिखते हैं, इक्वल्स टू -1/b change in concentration of B by change in time equals to plus 1/c change in concentration of C
by change in time equals to plus 1 by D change in concentration of D by change in time। यहाँ पे ये दो D डिफरेंशिएशन का D है और ये D स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। सो ये दोनों को कन्फ्यूज मत कीजिएगा। और दिस इज कॉल्ड, ये जो एक्सप्रेशन है इसको बोलते हैं, दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन। सो जब हम लोग कोई जनरल रिएक्शन के लिए रेट ऑफ द रिएक्शन ऐसे डिफरेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो इसको बोलते हैं डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन। यहाँ पे हम लोग ने ईच ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के आगे उसका स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड किया है, तो इसका रीज़न मैं अभी बताऊंगी। और एक चीज़, यहाँ पे रिएक्टेंट्स के आगे माइनस साइन लगाना है और प्रोडक्ट्स के आगे प्लस साइन लगाना है, ये ध्यान रखना है। सो हम लोग डिफरेंशियल रेट इक्वेशन में स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से क्यों डिवाइड करते हैं ईच ऑफ द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के चेंज को विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, उसका रीज़न मैं अभी बताऊंगी। जैसे कि एक रिएक्शन है A प्लस 2B टू सम प्रोडक्ट्स, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि A का 1 मोल इज़ रिएक्टिंग विथ B का 2 मोल। तो यहाँ से हम लोग बता सकते हैं कि A का 1 मोल रिएक्ट करता है B के 2 मोल के साथ। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक A का 1 मोल रिएक्ट करेगा B का 2 मोल रिएक्ट कर जाएगा। इसलिए हम लोग अगर रेट को लिखें, रेट इक्वल्स टू माइनस ऑफ dA dt इक्वल्स टू माइनस ऑफ dB dt, ये दोनों इक्वल नहीं होगा। क्यों इक्वल नहीं होगा? क्योंकि इस रिएक्शन में जब 1 मोल A का रिएक्ट कर रहा है तब तक B का 2 मोल रिएक्ट कर चुका होगा। तो रेट अगर हम लोग A के रेस्पेक्ट में देखें तो अगर रेट हुआ R, तो B के रेस्पेक्ट में अगर देखें तो इसका 2 मोल रिएक्ट कर चुका है, तो ये हो जाएगा 2R, क्योंकि A धीरे धीरे रिएक्ट कर रहा है, 1 मोल करके रिएक्ट कर रहा है पर यूनिट टाइम, और B पर यूनिट टाइम 2 मोल करके रिएक्ट कर रहा है, फास्ट रिएक्ट कर रहा है। इसलिए A के रेस्पेक्ट में अगर रेट हुआ R, B के रेस्पेक्ट में वो उसका डबल हो जाएगा 2R। इसलिए दोनों को इक्वल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं, तब जाके दोनों एक्सप्रेशन इक्वल हो जाता है। तब हम लोग बोल सकते हैं कि दिस टू एक्सप्रेशंस आर इक्वल। इसलिए हम लोग ईच एंड एवरी टर्म ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन को इक्वल करने के लिए हर एक टर्म को उसका स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं। दिस इज़ द रीज़न। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें प्लॉट्स ऑफ द रेट ऑफ द रिएक्शन, सो इस रिएक्शन के लिए R to P विथ टाइम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डिक्रीज होता जाएगा, इसलिए इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, डिक्रीजिंग ग्राफ। और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता जाएगा, इसलिए इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, इंक्रीजिंग ग्राफ। यहाँ पे y एक्सिस में है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 0 टाइम में यहाँ पे ये ग्राफ यहाँ पे टच किया है। टच क्यों किया है? क्योंकि 0 टाइम में रिएक्टेंट का कुछ कॉन्सेंट्रेशन था, पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन, तो इसलिए y एक्सिस में उस पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन से ग्राफ डिक्रीज करना स्टार्ट हुआ है। तो जितना टाइम जाता रहेगा उतना ये डिक्रीज होता जाएगा। और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ड्रॉ किया गया है अलोंग द y एक्सिस एंड द टाइम इज अलोंग द x एक्सिस।
तो टाइम 0 जब था तब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट 0 था, इसलिए ये ग्राफ 0 से स्टार्ट हुआ है और इंक्रीज होता जा रहा है विथ टाइम। अभी हम लोग को अगर रेट निकालना है तो रेट हम लोग को पता है, वी कैन राइट change in concentration of reactant with respect to time and change in concentration of product by change in time। तो यहाँ से हम लोग कैसे निकाल सकते हैं रेट? तो यहाँ पे हम लोग अगर एक टेंजेंट ड्रॉ करें और यहाँ पे भी अगर एक टेंजेंट ड्रॉ करें, उसके बाद यहाँ पे अगर एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल ड्रॉ करें और यहाँ पे भी अगर एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल ड्रॉ करें, तो यहाँ से हम लोग स्लोप ऑफ द ग्राफ निकाल सकते हैं। स्लोप ऑफ द ग्राफ क्या होगा? यहाँ पे this portion will be change in concentration of R, so we can write as del of concentration of R, and this portion will be change in time, so we can write del T। so यहाँ से हम लोग अगर स्लोप निकालें, so slope will be equals to change in Y by change in X। अगर हम लोग y एक्सिस और x एक्सिस के हिसाब से लिखें, सो चेंज इन y इज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R एंड चेंज इन x इज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ T। सो यही है हम लोग का रेट। सो अगर हम लोग को एक प्लॉट दिया जाए जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है विथ टाइम और वहाँ से हम लोग को अगर रेट निकालना है, तो हम लोग रेट कैसे निकालेंगे? हम लोग उस प्लॉट का स्लोप निकालेंगे। स्लोप निकालने से हम लोग को चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R डिवाइडेड बाय चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टाइम मिल जाएगा एंड दैट इज़ द रेट इटसेल्फ। तो ऐसे हम लोग रेट निकाल सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम लोग देखें, सो दिस पोर्शन दैट इज़ द चेंज इन Y इज़ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ P और ये पोर्शन चेंज इन x एक्सिस दैट इज़ द चेंज इन टाइम। सो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं स्लोप चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ P बाय चेंज इन टाइम और यही है रेट। सो हम लोग को अगर एक प्लॉट दिया जाए जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहा है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, वहाँ से हम लोग को अगर रेट निकालना है तो हम लोग सिर्फ स्लोप निकाल लेंगे। स्लोप निकालने से वो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ P विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टाइम हो जाएगा और दैट इज़ द रेट इटसेल्फ। सो ऐसे हम लोग कोई प्लॉट से रेट निकाल सकते हैं। सेमिस्टर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब प्लॉट इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में प्लॉट्स रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आता है, इसलिए हम लोग को प्लॉट्स में ज़्यादा ध्यान देना है। स्पेशली केमिकल काइनेटिक्स में प्लॉट्स रिलेटेड क्वेश्चन बहुत देखा जाता है इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, सो हम लोग को वो ध्यान देना है। सो नेक्स्ट अगर हम लोग यूनिट की बात करें, यूनिट ऑफ रेट, so rate is change in concentration by change in time। so concentration अगर मोलारिटी के हिसाब से हो तो हम लोग बोल सकते हैं यूनिट होगा हम लोग का मोल पर लीटर, और टाइम अगर सेकेंड के हिसाब से हो सो मोल पर लीटर पर सेकेंड विल बी द यूनिट ऑफ रेट, या फिर अगर टाइम मिनट के हिसाब से हो सो मोल पर लीटर पर मिनट। ये अगर
कॉन्सेंट्रेशन जो है वो मोलरिटी के हिसाब से दिया गया हो तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, और कॉन्सेंट्रेशन अगर मोलरिटी के हिसाब से दिया गया हो और टाइम हम लोग का सेकेंड के हिसाब से दिया गया हो तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं मोल पर केजी पर सेकेंड या फिर मोल पर केजी पर मिनट अगर टाइम मिनट के हिसाब से दिया गया हो। ये होगा जब कॉन्सेंट्रेशन मोलालिटी के हिसाब से दिया गया हो तो। उसके बाद हम लोग देखते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। सो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बताता है? फॉर अ जनरल रिएक्शन, जैसे कि है हम लोग का AA प्लस BB गिव्स प्रोडक्ट्स। सो रेट जो होगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन वो होगा प्रोपोर्शनल टू concentration of reactant A to the power stoichiometric coefficient of A multiplied by concentration of the reactant B to the power stoichiometric coefficient of the reactant B। ये बोला है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास सेक्शन, ये बोला गया है कि हम लोग का रेट ऐसा होगा। या फिर हम लोग अगर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा दे यहाँ पे, सो रेट will be equals to K into A to the power A B to the power B, जहाँ पे K एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसको रेट कांस्टेंट भी बोलते हैं। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा टू द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ द रिएक्टेंट्स रेज्ड टू द पावर देयर रेस्पेक्टिव स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। ये अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन बोला गया है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि ये रेट जो है वो ऐसे वेरी नहीं करता है। सो एक्सपेरिमेंटली देखा गया है जो रेट होगा, रेट इज़ प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ए टू द पावर सम कांस्टेंट, लेट्स से अल्फा, and molar concentration of the reactant B to the power some constant, let's say beta। so ये अल्फ़ा और बीटा जो है वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है। ये अल्फ़ा और बीटा स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर होगा, ये हमेशा एप्लीकेबल नहीं होगा। ये स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल नहीं होता है मैक्सिमम ऑफ द टाइम। ये अल्फ़ा और बीटा जो है वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं रेट इक्वल्स टू सम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट दैट इज द रेट कांस्टेंट A to the power alpha B to the power beta, where K is rate constant। सो अल्फ़ा और बीटा जो है वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड कॉन्स्टेंट्स हैं। सो यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा जो है इसको बोलते हैं ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू ईच ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन A and B। सो अल्फ़ा इज़ द ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट A and beta is the order with respect to reactant B। सो यहाँ पे एक नया टर्म आता है that is order। सो ऑर्डर हम लोग को क्या बताता है? अगर हम लोग एक रिएक्शन लिखें, कोई भी रिएक्शन, उसका रेट कैसे चेंज होगा विथ रेस्पेक्ट टू कॉन्सेंट्रेशन, हम लोग रेट को लिखते हैं प्रोपोर्शनल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर सम कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को बोलते हैं ऑर्डर, ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर रिएक्टेंट। तो इस ऑर्डर का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? ये ऑर्डर हम लोग को ये बताता है कि मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स चेंज होने से एक पर्टिकुलर रिएक्शन का रेट कैसे चेंज होगा या फिर रेट के ऊपर कैसे इफेक्ट करेगा,
द चेंज इन मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट, वो हम लोग को सिग्निफाई करता है द ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन. सो वी कैन से ऑर्डर ऑफ ए reaction signifies the effect of change of molar concentration of a particular reactant ऑफ अ रिएक्शन. क्योंकि हम लोग रेट जो होता है उस रेट को प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स टू द पावर सम कांस्टेंट लिखते हैं, जिस कांस्टेंट को बोला जाता है ऑर्डर. सो ये ऑर्डर ये सिग्निफाई करता है कि एक रिएक्टेंट का मोलर कॉन्सेंट्रेशन चेंज होने से रिएक्शन रेट के ऊपर कैसे इफेक्ट करेगा या फिर रिएक्शन रेट कैसे चेंज होगा, वो ऑर्डर सिग्निफाई करता है. सो अगर एक रिएक्शन हुआ ए प्लस बी गिव्स अस प्रोडक्ट्स, सो इस रिएक्शन का रेट प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर ए होगा, ये ज़रूरी नहीं है. मैक्सिमम ऑफ द टाइम ये पावर स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल नहीं होता है. ये पावर कोई एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड कांस्टेंट होता है. ओनली फॉर एलिमेंटरी रिएक्शंस, फॉर एलिमेंटरी रिएक्शंस क्या होता है, मान लीजिए कोई एलिमेंटरी रिएक्शन है ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट्स, तभी क्या होगा, इसका रेट प्रोपोर्शनल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए to the power its stoichiometric coefficient into molar concentration of B to the power its stoichiometric coefficient होगा. सो एलिमेंटरी रिएक्शन बोलने से हम लोग को क्या समझ में आता है, एलिमेंटरी रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस जो एक ही स्टेप में प्रोसीड करता है. उसका मैकेनिज्म जो होता है उसका डिफरेंट स्टेप्स नहीं होता है, सिर्फ एक स्टेप में रिएक्शन होता है. सो जो सब रिएक्शन एक ही स्टेप में होता है उसका अलग अलग डिफरेंट स्टेप्स नहीं होता है, सिर्फ एक स्टेप से प्रोसीड करता है, वो टाइप ऑफ रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं एलिमेंटरी रिएक्शंस. फॉर जनरल रिएक्शन ऑफ द टाइप ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट्स, रेट जो होगा, rate will be proportional to a to the power some constant alpha and molar concentration of b to the power some constant alpha. इसको हम लोग लिख सकते हैं equals to rate constant into molar concentration of a to the power alpha and molar concentration of b to the power beta. So यहाँ पे order जो हम लोग बोलते हैं, order of the reaction will be equals to alpha plus beta. तो हम लोग को जब भी कोई रेट एक्सप्रेशन दिया जाएगा, हम लोग जो रिएक्टेंट्स का पावर होगा इन द रेट एक्सप्रेशन, उस पावर को सम करना पड़ेगा. वो पावर सम करने से हम लोग को ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन मिल जाएगा. दिस अल्फा प्लस बीटा इज द overall order of the reaction. और इंडिविजुअल ऑर्डर क्या है, इंडिविजुअल ऑर्डर ए के रेस्पेक्ट में है अल्फ़ा और इंडिविजुअल ऑर्डर बी के रेस्पेक्ट में है बीटा. और ओवरऑल ऑर्डर होगा सम ऑफ द इंडिविजुअल पावर्स टू विच द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स आर रीच्ड. So we can say order of a reaction is the sum of the powers to which the molar concentrations in the rate law equation are raised to express the observed rate of the reaction is called the order of the reaction. So ये है order of the reaction का definition.
अभी अगर हम लोग रेट इक्वल्स टू k इंटू a टू द पावर अल्फ़ा और b टू द पावर बीटा जो था, यहाँ पे हम लोग अगर मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट a एंड b हम लोग यूनिटी ले ले, मान लीजिए 1 मोल पर लीटर, तो क्या होगा, रेट विल बी इक्वल्स टू k इंटू 1 टू द पावर अल्फ़ा इंटू 1 टू द पावर बीटा, that will be equals to k. So rate of the reaction is becoming equal to the rate constant. तो रेट कांस्टेंट का डेफिनेशन हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि रेट कांस्टेंट इज द रेट ऑफ द रिएक्शन जब मोलर कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ ईच ऑफ द रिएक्टेंट्स आर यूनिटी. सो ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. बहुत सारा एप्लीकेशंस है इस टॉपिक का, केमिकल काइनेटिक्स का, जो हम लोग बाद में इन द कॉन्सिक्यूटिव वीडियोस देखेंगे. सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.